हेलो मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे पार्थ सीरीज। इसी पार्थ सीरीज के माध्यम से हम लोग यूट्यूब पर पहली बार संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस के श्रृंखला को यहां पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट किया था, तो आज बारी है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को पढ़ने की। और यदि यहाँ आप हमारे साथ चैनल पे पहली बार जुड़े, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बिगर किसी देरी से बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। चलिएगा बढ़ेंगे आज की क्लास का पहला प्रश्न। और होमवर्क में आप सभी को ये वाला प्रश्न हम लोगों ने दिया था, आप लोगों से सवाल हम लोगों ने पूछा था। यहां पर जो आप लोगों को सवाल दे के रखा था, सवाल यह दिया था कि यहां पर आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। यह किस वाद्य यंत्र से के साथ जुड़े हुए हैं, चार ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तबला, क्या यह तबला से जुड़े हुए हैं? नहीं, बल्कि तबला की बात करेंगे हम लोग तो यहां पर तन्मय बोस। कौन दोस्तों? तन्मय बोस। यहां पर फिर होगा विक्रम घोष। कौन होगा? विक्रम घोष, यहां पर याद रखना है। फिर इसके बाद यहां पर फैजान खान। कौन दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि तबला से जाकिर हुसैन साहब नहीं, बल्कि ये भी फेमस है, फैजान खान के बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक पर्सन और है जो बेहद ही भारत में प्रसिद्ध जो तबला वादक है, जिनका नाम है अनोखी लाल मिश्र। अनोखे लाल मिश्र, यह भारत में प्रसिद्ध जो तबला वादक माने जाते हैं। हम लोगों को सवाल पूछा था कि आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह मृदनम। किससे जुड़े हुए हैं? मृदनम वाद्य यंत्र जुड़े हुए हैं। तो आर कृष्णन का नाम यहां पर याद होना चाहिए। आर कृष्णन का नाम आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर दोस्तों पालघाट रघु। कौन दोस्तों? पालघाट रघु। पालघाट रघु के बारे में आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। और पालघाट रघु के साथ जो आप लोगों का आ सकता है वो टी गोपाल। कौन दोस्तों आ सकता है? टी गोपाल के बारे में आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। तो मृदनम से तीन फेमस व्यक्ति हैं, आर कृष्णन, पालघाट रघु और एन गोपाल के बारे में आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आप सभी को हमें जो बतानी है, हम लोगों ने इसी जीएस सेट 1 की मतलब यही हम लोगों ने जब पार सीरीज को स्टार्ट किया था, तो यही पार सीरीज में हम लोगों ने देखिएगा, हम लोगों ने जीएस 1 से यहां पर जो पढ़ना स्टार्ट किया, हम लोगों ने कंप्लीट इस वाली पार सीरीज में कंप्लीट जीएस हम लोग आज 23 जीएस सेट पढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज की क्लास हमारी इसी पार सीरीज की अंतिम क्लास होने जा रही है। बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने सही सुना। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कल जो मेरी क्लास आएगी बिल्कुल जीएस सेट 1 से लगाकर तो जीएस सेट 23 तक हम लोग कंप्लीट यहां पर रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने जीएस की क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जीएस की क्लास 23 तक यदि आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बेहद शानदार तरीके से हम सभी मिलकर इस क्लास का रिवीजन होगा। तो कल आप लोगों को इस क्लास का रिवीजन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आज की तारीख में पार सीरीज की यह अंतिम क्लास होने वाली है। सर इसके बाद क्या होगा, क्या इसके बाद क्लासेस चलेगी या नहीं चलेगी? बिल्कुल बहुत सारे डाउट आप लोगों को या आपके माइंड में आ रहे होंगे। देखो, क्लासेस तो कंटिन्यू चलेगी, बिल्कुल आप लोगों के लिए कुछ नया प्लान है। और वो नया प्लान क्या होगा, वो भी नया प्लान आप लोगों को कल ही इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, ये याद रखिएगा, यह आज इसी पार सीरीज की अंतिम क्लास होगी। और कल सेट के रूप में यह आपकी अंतिम क्लास होगी, लेकिन रिवीजन के बेसिस पर जीएस सेट 1 से जीएस सेट 23 का हम लोग कंप्लीट रिवीजन कल की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2 की चलेंगे। और हमारी क्लास का पहला प्रश्न और आज का दूसरा क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त उष्मा कहलाती है, उस वाली उष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य ताप बोलेंगे, अवरक्त गर्मी बोलेंगे, सूर्य विकिरण बोलेंगे, या तापीय विकिरण हम लोग इसको बोलते हैं। तो क्या हमें इस सवाल का राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा? सूर्य ताप, या फिर हमें सेकंड ऑप्शन देके रखा है अवरक्त गर्मी, या फिर हम लोगों को सूर्य विकिरण या तापीय विकिरण देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? हम इसे
यहाँ पर सूर्य ताप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सूर्य ताप हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद होना चाहिएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा यह सूर्य है और सूर्य के अंदर जब हम लोग टोटल लेयर की बात करेंगे यानी परतों की बात करेंगे तो टोटल 6 परतें हम लोगों को देखने को मिलेगी। और सूर्य के अंदर जितनी भी ऊर्जा का माप जो माध्यम होगा वह नाभिकीय संलयन माना जाता है। नाभिकीय नाभिकीय संलयन हम लोग मानते हैं, यहां पर मानते हैं क्योंकि सूर्य के सेंटर पॉइंट में हम लोगों को हाइड्रोजन और हीलियम के यहाँ पर पार्टिकल हमें जो देखने को मिलेंगे, जिसके इन्हीं पार्टिकल के माध्यम से चारों तरफ हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या आपकी एनर्जी हम लोगों को बाहर आती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्य के अंदर जब सौर पौने उठती हैं तो सौर पौने हमारी पृथ्वी तक जो आती हुई हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिएगा, मान लीजिएगा यह सूर्य है और हमारी यह पृथ्वी है और इसी सूर्य से हमारी पृथ्वी तक यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर 2 पोल देखने को मिलेंगे। एक आप लोगों का नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा और एक आप लोगों को हम लोगों को साउथ पोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी सूर्य से जब सूर्य पौने हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल से टकराती है तो हम इसे आप लोगों का अरोरा बोरालाइसिस हम लोग इसे नाम देते हैं। ये आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा। जब यह जो आपकी एनर्जी नॉर्थ पोल पर जनरेट होती है तो उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा। हम लोग उसे अरोरा बोरालाइसिस बोलते हैं। और इन्हीं सौर पवनों के कारण जब ये सूर्य ताप आपके दक्षिणी पोल पर उत्पन्न होता है तो इसे हम लोग अरोरा ऑस्ट्रिया हम लोग इसे नाम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलिया हम लोग इसे यहाँ पर नाम बोलते हैं। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर सूर्य के अंदर परतें कितनी देखने को मिलेगी? 6 परतें हमें देखने को मिलेगी। और सूर्य की कौन सी परत को हम लोग हमारी नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो फिर जवाब होगा प्रकाश मंडल। फिर क्या जवाब होगा? प्रकाश मंडल वाली जो परत है उसी परत को हम लोग हमारी नग्न आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं। और यह सूर्य की कौन सी परत मानी जाती है? तो चौथी परत हमें फोर्थ जो लेयर हम लोगों को सूर्य की यहाँ पर यह देखने को मिलेगी। हमारे सवाल का राइट आंसर होगा सूर्य ताप। हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न जो देख रखा है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति दे के रखे हैं, प्रधानमंत्री दे के रखे हैं, उपराष्ट्रपति दे के रखे हैं या लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर दे के रखे हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिया है। जब हम लोग बात करेंगे लोकसभा विपक्ष की, जब भारत में जब भी लोकसभा विपक्ष, तो लोकसभा का सबसे पहले 1969 में हमें देखने को मिलेगा। पहला जो लोकसभा अध्यक्ष देखने को मिले राम सुभाग जो सिंह थे, यह हमें पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो वर्तमान लोकसभा में, वर्तमान जो हमारी लोकसभा है, वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन देखने को मिलेंगे? जवाब होगा कि श्री राहुल गांधी जी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जितना लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल होता है उतना ही लोकसभा के विपक्ष का भी कार्यकाल होता है, विपक्ष के नेता का कार्यकाल होता है। तो 5 सालों तक इनका क्या होता है? कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा। देखिए, कोई संवैधानिक पद नहीं है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना, कोई संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन संसदीय जो नियमानुसार है उसके के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का नेता बनना चाहेगा, लोकसभा में यदि वह व्यक्ति विपक्ष का नेता बनना चाहेगा तो विपक्ष के नेता बनने के लिए उसे 55 सीटों की यहाँ पर आवश्यकता मिलेगी। यानी टोटल जितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं उस सीट का 10% सीट उसके पास में वहां पर होना चाहिए, तब उस पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता का दर्जा दिया जा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा 10 सालों से विपक्ष का जो ये नेता का पद जो था वो खाली था।
अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा 99 सीटें जब जीती गई तो यह 55 सीटों से ज्यादा हुई, तब राहुल गांधी जी को यहाँ पर विपक्ष का नेता चुना गया। और विपक्ष का नेता आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि राष्ट्रपति के नाम से घोषणा जो की जाती है वह लोकसभा यहाँ पर या आपके अध्यक्ष के माध्यम से की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति है तो हम राष्ट्रपति पर ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। आप देखिएगा लोकसभा में तो 55 सीटें चाहिए, यदि राज्यसभा में, कहां पर दोस्तों, यदि राज्यसभा में यदि हम लोगों को विपक्ष का नेता, यदि राज्यसभा में विपक्ष का नेता हमें बनना है तो हमें 22 सीटों की यहाँ पर आवश्यकता देखने को मिलती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। और विपक्ष का जो नेता होता है वह एक प्रकार के कैबिनेट मंत्री को जिस प्रकार की शक्तियां, जिस प्रकार के प्रावधान प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार लोकसभा के विपक्ष का भी जो नेता होता है वह कैबिनेट लेवल का व्यक्ति होता है। कहां पर? कैबिनेट लेवल। कैबिनेट मंत्री को जितनी सुविधाएं वगैरह प्राप्त होती, इतनी सुविधाएं लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी यहाँ पर प्राप्त होती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो जो लोकसभा अध्यक्षों का पद होगा भारत में, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल क्रमांक 93 में लोकसभा के विपक्ष का लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यह अपना त्यागपत्र देगा किनको? तो जवाब होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किनको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र यह देगा। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किनको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह अपना त्यागपत्र देते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा, ये लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे आगे प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देखे देखा था, कानपुर में 1857 की क्रांति, जो रिवोल्ट इन 1857 देखा था, तो उसमें हमें कानपुर से जो विद्रोह किस सैनिक के द्वारा किया गया था, तो आप सभी जानेंगे नाना साहेब के बारे, या नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन में नाना साहेब हमें दे के नहीं रखे, फिर हम लोग यहाँ पर चाचा टोपे के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, देखो यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इसका विद्रोह किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा यहाँ पर दिल्ली से विद्रोह किया गया था। कहां पर? दिल्ली से जो ये विद्रोह किया था, बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा, बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था। और वहीं पर लखनऊ से, कहां से दोस्तों? लखनऊ से किसने विद्रोह किया था? तो जवाब होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने कहां से विद्रोह किया था? लखनऊ से विद्रोह किया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे कि रिवोल्ट इन 1857 की क्रांति कब देखने को मिली, कब शुरुआत हुई थी? तो 10 मई 1857 को हमें रिवोल्ट इन 1857 यानी 1857 की क्रांति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे ना, तात्या टोपे। जब नाना साहेब नहीं है तो फिर तात्या टोपे के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है कि कहां पर? महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, राज्यसभा लेकिन लोकसभा में नहीं। क्या ये फर्स्ट ऑप्शन बोलना चाह रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति पर केवल राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, लोकसभा में नहीं? बल्कि गलत, यहाँ पर नहीं, ये वाला तो बिल्कुल हमारे पास गलत हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हम महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं। यह बात बिल्कुल गलत है। लोकसभा राज्यसभा का कोई विधानसभा में, यह हमें गलत होगा। हम संसद क्या है, जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर लाई जा सकती है। आप लोगों को याद होना
चाहिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए जब हम लोग बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये जो महाभियोग की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी, तो यह महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लेके आए, तो महाभियोग की जो हमें प्रक्रिया है ये आर्टिकल 61 में हमें देखने को मिलेगी और यूएसए के संविधान से हम लोग लेके आए हैं। और इसी ही जब हम लोग देखते हैं यदि लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के 2/3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और राज्यसभा में ला रहे हैं तो 2/3 लोगों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, और हम लोगों ने आप सभी से पहले भी कहा है कि यह पार सीरीज का अंतिम सेट हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप सभी के जवाब जरूर दीजिएगा कि जब हम लोगों ने इसी पार सीरीज के जीएस सेट 1 से पढ़ा, जीएस सेट 23 को पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार की क्लासें आप लोगों को लगी है ये। ठीक है, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर लिखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे के रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को दे के रखा है, कौन राष्ट्रपति के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रपति मृत्यु कार्ड उत्पन्न होता है। मतलब वैसी प्रक्रिया यदि महामहिम राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो महामहिम राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा। देखो वैसे तो कोई बिल्कुल यहाँ पर विशेष कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल यहाँ पर स्पेशल रूप में नहीं लिखा हुआ है कि यदि प्रेसिडेंट का डेथ हो गया तो वही व्यक्ति, केवल एक पर्सन के रूप में डिफाइन नहीं किया गया है कि केवल वही व्यक्ति वहां पर बैठ सकता है। हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 में क्या लिखा है। आर्टिकल 65 क्लियर मेंशन रूप में यह हम लोगों को बताता है कि यदि महामहिम राष्ट्रपति का पद रिक्त है या महामहिम राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आर्टिकल 65 का प्रयोग के माध्यम से जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के पद पर बैठता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, और यदि यहाँ पर यह भी क्लियर मेंशन लिखा हुआ है बिल्कुल संवैधानिक पद पर, हम लोग देखते हैं कि उस परिस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यदि यानी राष्ट्रपति की डेथ हुआ है, राष्ट्रपति की डेथ के बाद यदि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, जो आर्टिकल 65 के तहत वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है, तो फिर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वह महामहिम राष्ट्रपति के रूप के पद पर बैठेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, कौन, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना, भारत के कौन वैसे मुख्य न्यायाधीश रहे जो मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति बैठेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्लियर मेंशन रहेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है। मतलब राज्यसभा के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं दे के रखा है। जिसके पास वे शक्तियां होती जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है, बिल्कुल यहाँ पर यह शक्तियां हमें राज्यसभा में देखने को मिलती हैं। राज्यसभा के पास में एक विशेष शक्ति होती है, आर्टिकल 249 क्लियर रूप से देखा है, किसी भी विषय को राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बना सकती है। कहां पर राष्ट्रीय महत्व का बना सकती है, यह भी राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत आता है। और वहीं पर आर्टिकल 312 के अंदर भी राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां होता है, 2/3 बहुमत से पारित कर भारत में नवीनतम, यहाँ पर नवीनतम भारत में अखिल भारतीय सेवाएं, कौन सी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के माध्यम से हो सकता है। यदि राज्यसभा चाहे तो भारत में और भी नवीनतम प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन यहाँ पर कर सकती, पर शर्त ये होगी तो 2/3 बहुमत यहाँ पर राज्यसभा में वह बिल पारित होना चाहिएगा। आर्टिकल 249 में हम लोग यह क्लियर रूप से देखते हैं
कि विषय राष्ट्रीय यानी राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का यहाँ पर घोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाहर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। बिल्कुल यह भी सही देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाला भी सही है, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। यह भारत की संसद का ऊपरी सदन देखने को मिलेगा। बिल्कुल हमें यह ऊपरी सदन यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्न सदन देखने को नहीं मिलता है। बल्कि देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमें देखने को मिलेगा यही हमारे सवाल का राइट आंसर है। यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। नहीं, राज्यसभा किसी प्रकार के धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा में धन विधेयक, यदि राज्यसभा में धन विधेयक को भेजा भी गया है तो यदि वह 14 दिन से ज्यादा हो गए तो 14वें दिन वह ऑलरेडी पारित हो जाएगा। ठीक है, यानी धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। आर्टिकल 110 में क्लियर मेंशन है। सवाल पूछेगा कि धन विधेयक की जांच कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक की यहाँ पर जांच भी होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि कोई विद्यार्थी पहली बार जुड़ा है हमारे चैनल से तो प्लीज वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा ये दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था। किसने इसका बहिष्कार किया था? भारतीय जनसंघ ने। गरम दल नहीं, गरम दल हो चाहे नरम दल, मैंने आपको बताया था। गरम दल वही लाल पाल बाल गंगाधर तिलक साहब, विपिन चंद्र पाल साहब। ठीक है, वो हमें देखने को मिले। गरम दल ने, नरम दल ने बिल्कुल इसका समर्थन किया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। जो संविधान सभा हमारी बनती है, ठीक है, उसमें ये मुस्लिम लीग ने यहाँ पर विरोध किया था। अब आप लोगों को ये याद होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान दो विधानसभाएं क्या थी। देखो, विधानसभाओं का मतलब था कि इन दोनों पर्टिकुलर संस्थाओं के द्वारा या किसी पर्टिकुलर एक संस्था के द्वारा उस समय वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किसी एक राजा को चुना जाना था। तो हम लोगों ने उसे विधान परिषद बोल दिया। सवाल इस प्रकार की भी एग्जामिनर बना सकता है, क्या समिति या सभा, या समिति और सभा दोनों, न तो पहला न दूसरा। तो दो प्रकार की विधानसभाएं देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ आएंगे, यानी समिति और सभा, ये दो प्रकार की विधानसभाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जिनके द्वारा राजा के बनने का निर्णय किया जाता है। मैं आप लोगों को कंप्लीट यह प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्न बना है और मैं आप लोगों को कंप्लीट प्राचीन भारत टॉपिक वाइज एमसीक्यू, बेस्ट एमसीक्यू, मुझे ऐसा पर्सनल तौर पर लगता है उससे बढ़िया एमसीक्यू आप लोगों को इस भारतवर्ष के समस्त यूट्यूब चैनलों पर नहीं देखने को मिले। अगर कहीं देखने को मिलेंगे इसी पार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पर जाकर देखिएगा। यदि आप लोग कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना है, हम लोगों ने एक मैराथन क्लास पढ़ाई है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इतने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने आप सभी को एक मैराथन क्लास दिया हिस्ट्री का। ठीक है, वो आप लोगों को याद रखना है। अगर आप चाहते हैं यदि पढ़ना तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह हम लोगों ने देखा था कि समिति और सभा दोनों यहाँ पर अंग माने जा सकते हैं। सवाल नंबर 10 पे चलेंगे। और सवाल नंबर 10 हम लोगों को देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 सितंबर को हर वर्ष किसान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। बिल्कुल हाईकोर्ट के पास में ऐसी पावर है भाई, हाईकोर्ट को नहीं रोक सकता। हाईकोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल अनुच्छेद 326 के तहत वह रीट जारी कर सकता है। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकता है, रीट जारी यहाँ पर कर सकता है। आर्टिकल 214 के अंतर्गत
आप लोगों को यही इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में कर देना। आर्टिकल 214 के तहत क्या देखने को मिलेगा? हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षी जो करण हमें रिट देखने को मिलेगी, और वहीं पर आप लोगों की परमादेश, कौन सी? परमादेश। इसके बाद में आपकी प्रतिषेध, फिर आपकी यहां पर आपके उत्प्रेक्षण, और आपकी अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। तो हमें यहाँ पर 5 प्रकार की रीट हमें देखने को मिलेगी, और यह पांचों प्रकार की रीट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन अभी हाई कोर्ट का पूछेगा तो हाई कोर्ट के द्वारा 226 के अंतर्गत यहाँ पर रीट जारी की जाती है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के कहा कि मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। गृह जिले की मतदाता सूची में नाम, वर्तमान रहवास जिले की मतदाता सूची में नाम, या भारत किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिलेगा, उसका नाम किसी संसदीय क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए, तो वह लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है ये क्वेश्चन तो शायद सेट नंबर जीएस नंबर जो 22 हुआ था उसका ही रिपीट हो गया है, वापिस आएंगे। लेकिन आप बता दीजिए भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मोच्युत जय, क्या है? यतो धर्मोच्युत जय हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, सवाल यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष कब से लागू किया गया? 1962, 48 या 60 या 55? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1900 हमें 48 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा कि 2000 भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? देखो क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सीबीटी 1 या सीबीटी 2 में रेलवे में बैठोगे, क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आपसे नहीं पूछेगा 121 सीआर 2011 की जनगणना में थी। ठीक है, ये थी कितनी? तो 238.40 बिलियन से थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत जो सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत की जो जनगणना भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में यह लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? यह लिंगानुपात पुदुचेरी का कितना लिंगानुपात हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है? यह आप लोगों से सवाल यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो ये कितना देखने को मिलेगा? तो ये आप लोगों का 1036 यहाँ पर देखने को मिलेगा। 37 की जगह 36 आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेगी नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम देखने को मिलेगा क्या यही है? चलो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी, मतलब बौद्ध सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? ठीक है, हम लोगों से सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। देखो, यदि यहाँ पर मैंने आप लोगों को हिमाचल प्रदेश देता तो आप बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के साथ जाते, मैं आपको यूके देता फिर आप लोग उत्तराखंड के साथ जाते। ये तो दोनों माइंड में आप लोगों ने फिक्स कर लिए होंगे कि मास्टर ये अगर आता तो हम लोग इन्हीं के साथ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक बौद्ध की जनसंख्या है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का सही होगा। ठीक है, चलिएगा, पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त दी गई है? तो यह हर्षवर्धन को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखने को मिलेगा? दीपिका रेड्डी जो नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 प्राप्त हुआ था, तो दीपिका रेड्डी किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे,
यानी कुचिपुड़ी से। किससे जुड़ी हुई है? कुचिपुड़ी से यहाँ पर यह जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर कि पणजी किस ये रिवर के तट पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। पणजी, पणजी किस रिवर पर हमें देखने को मिलेगा? मांडवी, जुआरी, साल या तेराखोल? तो हमें मांडवी रिवर पर यह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आज केवल सवाल को टिक ही लगा रहा हूँ, जो उसका राइट आंसर देखने को मिला है इसका पूरा डिटेलिंग में हम लोग आज क्लास में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या देखने को मिलेगा? निम्न में कौन सी एक आपकी अक्रिय गैस नहीं है? रेडान, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, हाइड्रोजन? आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर एक आपकी अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? शामिल लागत की तुलना में कब लाभ, वनों की या जैविक विविधता का नुकसान, लोगों का विस्थापन, सिंचाई के लिए पानी का भंडारण? तो यह नहीं है, बाकी हम लोगों को इसकी सभी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 23 जाएंगे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अंबेडकर यहाँ पर चुने गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि सवाल पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पर यह झंडा समिति, कौन समिति? झंडा समिति के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। और यदि आपकी जो परीक्षा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, तो फिर जेपी कृपलानी कौन देखने को मिलेंगे? जेपी कृपलानी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि सवाल झंडा समिति से पूछेगा तो। ठीक है, यदि वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नहीं दिखे तो फिर जेपी कृपलानी सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यह रहा आज क्लास का अंतिम प्रश्न। इस सवाल का मुझे जवाब देना है। हम लोग फिर आप लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जीएस पार सीरीज की यह अंतिम क्लास थी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, जो भी हमारे साथ जुड़ा उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सीरीज के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर चाह रहा कि कुछ और भी कुछ बेहतर आप लोगों के लिए कर पाऊं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा बिल्कुल प्रयास आप सभी के लिए जारी है। मैं आज की क्लास में केवल मैंने इनका डिटेलिंग सॉल्यूशन नहीं बताया। यदि आप डिटेलिंग सॉल्यूशन मैं कैसा पढ़ाता हूँ या मैं किस तरह के सवाल को आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो पिछली क्लासों को यदि कोई विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो वो देख सकता हूँ। क्वेश्चन को पूरे तरीके से निचोड़ देते हैं इसी क्लास में। ठीक है, तो ये मेरे को बताना था आप सभी को। यह अंतिम क्लास होगी पार सीरीज के अंतर्गत। इसके बाद कल वाली क्लास में हमारा एक कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा, जो जीएस सेट 1 से लगाकर जीएस सेट 23 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद कल आगे क्या होगा, मैं किस प्रकार की क्लासें लेके आऊंगा, वो आप लोगों को कल ही संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आप सभी को सही जवाब देना है। व्यक्तिगत के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में कौन थे? इस सवाल का सभी को जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की एक मैराथन क्लास में। कल की एक हमारी क्लास बिल्कुल मैराथन क्लास हम लोग कल की वाली क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, आप सभी जुड़ना ना भूले मेरी कल की क्लास में। और आज आप सभी जुड़े तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।